मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्र संघ के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तुष्टीकरण की विफलता और उसके परिणाम का वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि म्यूनिख समझौता तुष्टीकरण की नीति का शीर्ष बिंदु था। चेम्बरलेन को विश्वास था कि हिटलर इसके बाद यूरोप में और कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करेगा, परंतु मार्च 1939 में जर्मनी ने पुनः चेकोस्लोवाकिया के विरुद्ध अपनी आक्रामक गतिविधियां प्रारंभ कर दी और 15 मार्च 1939 को जर्मन सेनाओं ने चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग पर अधिकार कर लिया। इस घटना ने ब्रिटिश विदेश नीति में एक नया मोड़ उत्पन्न कर दिया। इसने चेम्बरलेन की आंखें खोल दी। उसने तुष्टीकरण की नीति की असफलता को स्वीकार कर लिया। 17 मार्च 1939 को उसने बर्किंघम में कहा कि जर्मनी के आश्वासनों पर कैसे विश्वास किया जाए। इस सप्ताह प्राग में जो कुछ हुआ वह उन सभी आदर्शों के विरुद्ध है जिसका प्रतिपादन स्वयं जर्मनी ने किया था। यह तथ्यतः संसार पर बल प्रयोग द्वारा अधिकार करने की दिशा में उठाया गया कदम है। चेम्बरलेन का यह भाषण इस बात का प्रतीक था कि ब्रिटेन ने अंततः तुष्टीकरण की आत्मघाती नीति का परित्याग कर दिया, परंतु ब्रिटेन की आंखें बहुत देर से खुली थी। प्राग पर जर्मनी के अधिकार के विरोध में ब्रिटेन और फ्रांस ने बर्लिन स्थित अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। 31 मार्च 1939 को चेम्बरलेन ने पोलैंड को जर्मन आक्रमण के विरुद्ध गारंटी देने की घोषणा की। 12 मई 1939 को उसने तुर्की को इसी प्रकार की गारंटी दी, परंतु ब्रिटेन द्वारा निर्मित फ्रैंकस्टीन दैत्य हिटलर अब इतना अधिक शक्तिशाली हो चुका था कि वह अपने निर्माता के नियंत्रण को स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं था। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए चेम्बरलेन को तुष्टीकरण की नीति की असफलता को स्वीकार करना पड़ा। उसने कहा कि आज का दिन हम सब के लिए दुख का दिवस है और इस समय मुझसे अधिक कोई दुखी नहीं है। आज वे सब वस्तुएं खंडित हो चुकी हैं जिनके लिए मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में प्रयत्न किया है, जिनकी आशा रखी है और जिनमें विश्वास रखा है। इस प्रकार तुष्टीकरण की नीति सर्वथा असफल सिद्ध हुई। वह न केवल अपने किसी भी उद्देश्य को ही प्राप्त नहीं कर सकी, वरन उसके अत्यंत अनिष्टकारी परिणाम हुए। पहला, इससे फांसीवादी राज्यों की शक्ति का तीव्रता से विकास हुआ। यदि ब्रिटेन इस नीति का आश्रय न लेता तो जर्मनी, जापान तथा इटली अपनी आक्रामक गतिविधियों में इतनी सफलता नहीं पा सकते थे। श्री जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही लिखा है कि यदि फासिज्म का विकास हुआ है और उसने विश्व पर प्रभुत्व जमाना प्रारंभ किया है
तो इसका अधिकांश श्रेय ब्रिटेन को है। दूसरा, इसने यूरोप में शक्ति संतुलन को नष्ट कर दिया, जिससे जर्मनी को यूरोप की विजय का अवसर प्राप्त हो गया, जिससे स्वयं ब्रिटेन के लिए भी गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। तीसरा, इससे अंततः साम्यवाद के प्रसार में भी सहायता मिली, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी यूरोप के अनेक देश रूस की कठपुतली बन गए। चौथा, इससे राष्ट्रसंघ का अंत हो गया और सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था नष्ट हो गई। कैथरीन इनग्राम के शब्दों में इस नीति का अर्थ था राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों का पूर्ण परित्याग, क्योंकि इसके अंतर्गत अधिनायकों के भूत तथा संभवतः भविष्य के आक्रामक कार्य क्षमा किए जाने थे। पांचवा, तुष्टीकरण की नीति द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रधान कारण थी। इसने हिटलर की महत्वाकांक्षा और शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा दिया। वह ब्रिटेन और फ्रांस को अत्यंत दुर्बल और कायर राष्ट्र मानने लगा। यदि ब्रिटेन तुष्टीकरण की नीति पर आचरण नहीं करता तो हिटलर की शक्ति और साहस इतने अधिक नहीं बढ़ सकते थे कि वह द्वितीय विश्व युद्ध को प्रारंभ करने का साहस कर सकता। तुष्टीकरण की इस विनाशकारी नीति का काल ब्रिटिश इतिहास का एक अत्यंत लज्जाजनक अध्याय है। जैसा कि प्रोफेसर शूमा ने ठीक ही लिखा है कि यह नीति प्रारंभ से ही एक आत्मघाती मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी, जिसे इंग्लैंड कॉमनवेल्थ तथा सम्राट के महान दिवसों के उपयुक्त किसी प्रकार से भी नहीं ठहराया जा सकता था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि साम्राज्य के महान दिवस का इस तरीके से कहीं न कहीं से पूरी दुनिया को ऐसे महायुद्ध में ढकेल दिया गया और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल 1939 में बज गया और जिसके परिणाम स्वरूप यह लीग ऑफ नेशन, यह राष्ट्रसंघ जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने बड़े ही अथक परिश्रम से निर्माण किया था कि जिससे दुनिया सुख और शांति से जी सके, दुनिया ऐसे रक्तपात, भीषण धन जन की हानि अब कभी उसको ऐसा दिन न देखना पड़े, ऐसे धन जन की हानि का दिन कभी न आए, दुनिया ऐसा भीषण रक्त रंजित संसार को न देख सके। इसीलिए विल्सन ने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन लीग ऑफ नेशन राष्ट्रसंघ की स्थापना की थी और राष्ट्रसंघ ज़्यादा दिन तक सफल न हो सका। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही राष्ट्रसंघ सदा सदा के लिए लीग ऑफ नेशन समाप्त हो गया और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित हुआ। और अब अगले वीडियो से संयुक्त राष्ट्र संघ का वीडियो